नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज रिसेंटली अनाउंस किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी स्कीम्स थी उन्हीं के थ्रू दोबारा से फंडिंग जारी कर दी गई है, लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं बनाई गई, कोई एफिशिएंसी नहीं देखी गई कि कैसे काम करना है, कहाँ पर पैसा सबसे पहले देना है, कहाँ पर बाद में देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर की, इस बार की अगर हम मानसून की बात करें तो काफी अच्छा मानसून आया है। जो यहाँ पर रेनफॉल हुआ है वो भी नॉर्मल से ऊपर ही हुआ है, ओके, अबव एवरेज हुआ है। तो 31 अगर रीजन्स की बात करें आउट ऑफ 36, तो अच्छा रेनफॉल जो है यहाँ पर इस बार देखने को मिला है। जो डैम्स के रेजरवायर्स हैं वो भरे पड़े हैं, तो आने वाले समय में जब रबी क्रॉप्स को पानी की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी अच्छे से पानी जो है पहुंच जाएगा नहरों के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर बात की कि जो अभी का जो खरीफ क्रॉप का सेशन खत्म हुआ है, ओके, तो धान की फसलें यहाँ पर किसान मंडी में लेकर आए थे बेचने के लिए। तो यहाँ पर 149 मिलियन टन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो है परचेज की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इस बार यहाँ पर बोला गया है कि जो चूहे हैं, एफसीआई के जो गोदाम होते हैं, तो वहां पर इस बार उनके लिए ये वाला साल बिजी रहने वाला है। तो यहाँ पर अच्छा जो है बम्पर प्रोडक्शन जो है देखने को मिली है। तो एफसीआई के जो गोदाम है वो भरे रहेंगे इस साल। तो गवर्नमेंट का जो स्टॉक है वो अभी के लिए ये है 80 मिलियन टन, ओके। तो इसमें ये टोटल है 149 मिलियन टन और इसमें से गवर्नमेंट का 80 मिलियन टन है, ओके। और थोड़ा सा हिस्सा इसमें जो है यहाँ पर सेंटर ऑफर कर रही है स्टेट्स को 19 मिलियन टन कि आप रखो, लेकिन स्टेट्स सिर्फ जो है अभी 11 मिलियन टन ही वहां पर उन्होंने स्टोर किया है अपने पास, ओके। जो बाकी का हिस्सा बचता है वो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, ओके, तो वहां पर भी जो है यहाँ पर खरीद जो उनके द्वारा भी जो खरीद होती है तो उसको भी यहाँ पर जो है ऐड किया गया। आगे बात कर रहे हैं कि सितंबर महीने में 1 लाख ट्रैक्टर्स जो थे उनकी सेल हुई, ओके। इसके अलावा ये भी एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो कार की सेल है, ठीक है, वो 1 मिलियन तक गिर गई, ओके, 9% तक गिरावट देखने को मिली। अगर पिछले साल के अक्टूबर की हम महीने की बात करें, कंपेयर करें दोनों को आपस में, 2 व्हीलर्स की सेल बढ़ गई 2 मिलियन तक, ओके, 17% उसमें जो है अप आया है। पावर कंजप्शन जो है 12% हाई हो गई है। जीएसटी कलेक्शन 10% हाई हो गया है। जो वैल्यू ऑफ ई बिल्स है, ई वे बिल्स है, ओके, जहां पर ट्रांसपोर्ट जो किसी भी कमोडिटी की ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके पास भी एक बिल्स होते हैं, ओके। तो ई वे के जरिए जो बिल्स यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं उनकी वैल्यू भी जो है यहाँ पर 19% जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। और आगे बात कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, क्या सच में ऑल इज वेल है? तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो जब भी इन्वेस्ट करते थे बाद में अपना पैसा वापस खींच लेते थे, लेकिन इस साल ये देखा गया है कि जितना भी यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर है वो उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, ओके, अपना पैसा जहां पर इन्वेस्ट किया वहीं पर रखा है। तो जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर वो पहले $5 बिलियन थी, ओके। तो पिछले साल की अगर बात करें इसी महीने की, तो अभी के लिए यहाँ पर वो $19 बिलियन तक पहुंच चुकी है अभी लास्ट अगस्त 2020 तक। तो काफी इजाफा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ देखने को मिला है। साथ ही साथ जो भारत सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वहां पर भी जो है 560 बिलियन रुपीज है। तो इतना पैसा है यहाँ पर कि अगर यहाँ के एक्सपोर्टर्स एक साल के लिए छुट्टी में भी चली जाए तब भी जो है भारत सरकार जो है एक साल तक जो है इंपोर्ट कर सकती है। इतना पैसा जो है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बन चुका है। तो ये बड़ा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओके, भारत सरकार का इसी साल। तो यहाँ पर इसके अलावा जो गवर्नमेंट, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स हैं, ठीक है, वो वहां पर गिरावट देखने को मिली है, ओके। इसके अलावा ये जो सारा डाटा यहाँ पर लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से, जो इनका लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू आया है उसके तहत ये डाटा जो है यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर सोच रही है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वंडरफुल है, ओके, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो लेकिन यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो स्टिमुलस पैकेज अभी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो इसको इतना डिले क्यों कर दिया, ओके। बट इट्स मिनिस्टर हैज जस्ट इंट्रोड्यूस हर 5th स्टिमुलस पैकेज बाय, अभी तक 5th ही क्यों है, ओके, और कर देते, ओके। कहने का मतलब एक और आप स्टिमुलस पैकेजेस भी अनाउंस कर रहे हो, या तो करो ही ना, या फिर ज्यादा करो, ओके। तो एक और जो आप ये शो कर रहे हो कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया स्टेट में चल रही है, जैसे अभी आपने फिलहाल डाटा देखा होगा, उससे तो यही लगेगा ना कि इकोनॉमी देखो बहुत वंडरफुल सिचुएशन में पहुंच गई। हालांकि ये इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है अभी, ओके, अभी इसने और अच्छी सिचुएशन में पहुंचना, ये इसकी अच्छी सिचुएशन नहीं है, ओके, ये तो एक पहला पड़ाव है इसका। तो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है उसको सोचना चाहिए कि अभी तक सिचुएशन सही नहीं है, इतनी जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं और चाहिए, ओके, और उसको सही तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रही है। तो यहाँ पर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके, तो फिर ये बीच में मेडल क्यों कर रहे हैं, बीच में दखल क्यों दे रही है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ना दें, ओके। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं कि देखो
इकोनॉमी को यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैं फिगर लिखूंगा उसको मैं ट्रिलियन रुपीस में लिखूंगा, ना कि लाख करोड़ में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 2019 में इंडिया की जो करंट प्राइसेस पे जीडीपी थी वो थी 183 ट्रिलियन रुपीस। ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सो इस साल जो है यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं 200 ट्रिलियन रुपीस की ओर, कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ेगी आने वाले समय में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है स्पेंड किया है 30 बिलियन रुपीस। ओके, रनिंग ए रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 6 ट्रिलियन रुपीस एंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ 8 ट्रिलियन रुपीस। देखिए, टोटल यह जो बजट है वो 30 बिलियन रुपीस का है, जिसमें से रेवेन्यू डेफिसिट 6 ट्रिलियन रुपीस का है और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8 ट्रिलियन रुपीस का है। तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि जितना पैसा टैक्सेस के या नॉन टैक्सेस के रूप में सरकार इकट्ठा करती है, फिर वो पैसा पर्याप्त नहीं होता है कि भारत सरकार में बजट के थ्रू अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू लगाया जाए, फिर मार्केट से सरकार उधार लेती है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट मतलब एक साल का वित्तीय घाटा। पिछले साल के साथ हम इसको कंपेयर करके चलते हैं तो इस साल ये 8 ट्रिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच चुका है। ओके, बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सो दैट इज 3% एंड 4% ऑफ जीडीपी रिस्पेक्टिवली। जो ये वित्तीय घाटा है ये टोटल जीडीपी का 3 और 4% के बीच में चला गया है। हालांकि भारत सरकार चाहती थी कि इसको 3.5% तक कंट्रोल करके चले, लेकिन 4% तक ये पहुंच चुका है। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन दी है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, तो वहां पर उन्होंने बात की है स्टिमुलस मीजर्स ऑफ 20.87 ट्रिलियन रुपीस। कितने स्टिमुलस जो है हम देंगे। ओके, तो ये बिल्कुल बराबर है जितना एक साल में गवर्नमेंट बजट के थ्रू स्पेंड करती है, क्योंकि जितना एक गवर्नमेंट का बजट होता है ना एक साल का, तो इसी के बराबर ये जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं पैकेज की। ओके, जैसे 20 लाख करोड़। ओके, तो ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये स्पेंड करेगी, साथ ही साथ जो बजट का पैसा है, ठीक है, वो भी स्पेंड करी, तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो तो डबल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ना ये नए टैक्सेस लगा रहे हैं। ओके, जो इनका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर चला जाएगा? गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ जाएगा, वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, अभी 3 से 4% तक है जीडीपी के, आने वाले समय में वो 8 से 20% तक पहुंच जाएगा। तो जब भी वित्तीय घाटा बढ़ जाता है तो हमेशा फिर महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पर कह रहे कि अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर करेंगे, इकोनॉमी तो स्टिमुलेट होगी, अच्छी बात है, डिमांड क्रिएट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई चेन अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी ऑन दिस स्केल इज जस्ट नॉट अवेलेबल। कैपेसिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब कि महंगाई दर जब बढ़ जाएगा उसको कैसे कंट्रोल करके चलेंगे। ओके, तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है ना, इतनी कैपेसिटी भी बनानी है कि महंगी सामान जो है लोग खरीद सके। तो यहाँ पर जितना बड़ा डेफिसिट होगा उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन भी जो है काफी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अंदाजा लगाया गया कि 10 से 15% तक इन्फ्लेशन चली जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल जो है आरबीआई इसको 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके चलता है महंगाई दर को। और आगे बात करें कि अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ गई तो हमारी सिचुएशन भी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके जैसी हो जाएगी। जैसे वेनेजुएला है, उसकी भी सिचुएशन ऐसी हुई थी, महंगाई बहुत ऊपर चली गई थी, वो इन्फ्लेशन दर 700% से ऊपर चला गया था वहां पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो लोग जो है पैसा निकालेंगे, उसको स्पेंड करना शुरू कर देंगे। ओके, तो इससे फर्दर और स्टिमुलेट हो जाएगी महंगाई। तो क्या होगा, जो हमारा पैसा है, रुपीज है, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो वेनेजुएलन का जो बोलिवियर था, ओके, जो उनकी करेंसी थी, वो भी $1 के पीछे वो 3 लाख तक चली गई थी। मतलब इतनी बुरी तरह वो कोलैप्स हुई थी। तो वो सिचुएशन हमारी भी हो सकती है अगर अच्छे से हम सही तरह से इकोनॉमी को टैकल करके नहीं चलेंगे। तो फिर ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग फॉरेन एक्सचेंज जो है वहां पर फॉरेन करेंसी की ओर दौड़ेंगे कि फॉरेन करेंसी हमें खरीदनी है। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से ब्लैक मनी का ना फिर दोबारा से दौर शुरू हो जाएगा, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन की गई थी। ओके, तो वहां पर भी देश का काफी नुकसान हो गया था। डीमोनेटाइजेशन के चलते चलते इकोनॉमी में काफी नुकसान उस समय हुआ था। ओके, तो यहाँ पे 100 टाइम्स जो है ब्लैक मनी जो है ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगी। तो और भी नीरव मोदी जैसे यहाँ पर पैदा हो जाएंगे जो टैक्स चुराकर भाग जाएंगे और 11-11 हजार करोड़ का चूना जो है बैंकों को लगाकर दौड़ जाएंगे। सो आगे बात कर रहे हैं, बट नो, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी इन्होंने अपनी प्लानिंग शो की थी ना, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि इन सब चीजों के बारे में भी वो सोच रहे हैं। ओके, जितने भी इन्होंने यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए हैं, यहाँ पर 40% पैसा जो आएगा वो आरबीआई से आएगा, आरबीआई मेजर्स के हिसाब से आएगा। तो आरबीआई यहाँ पर कोई रियल एक्सपेंडिचर नहीं करता, वो सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करता है और बैंक फाइनेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, पिछले कुछ समय से उनको आरबीआई को प्रेशराइज कर रही है कि बैंकों को ऐसे लैंडिंग नॉर्म्स बनाओ कि जो है बैंक ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा लैंडिंग के ऊपर दें, लोन के ऊपर दें। पहले से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भार बैंकों के ऊपर ज्यादा है।
बैंक 100 बार सोच रहे हैं कि पैसा उधारी पे देना है कि नहीं देना है, लोन के ऊपर देना है कि नहीं देना है, तो इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर देखो जो आरबीआई का गवर्नर होता है, ये सब चीजें जिस कुर्सी पे वो बैठता है ना, उसके सामने सभी तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो वो सोच के फैसला लेता है कि भारत के हित में कौन सा फैसला है। तो यहां पर गवर्नमेंट आरबीआई को ही प्रेशराइज करती है कि जो आपके पास रिजर्व पड़ा है वो हमें दो। देखो डीमोनेटाइजेशन के बाद सब कुछ ऐसा ही चला था, भारत सरकार ने फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए थे आरबीआई से कि आपके पास 10 लाख करोड़ का रिजर्व पड़ा है, उसमें से हमें 3 लाख करोड़ का जो है पैसे दे दो, हम उसको स्कीम्स में लगाएंगे। मतलब ऐसे पैसे जो है स्कीम्स में लगा देंगे, स्कीम्स से कोई आउटपुट नहीं मिलेगी भारत सरकार को। ओके, तो ये जो 3 लाख करोड़ है ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये 10 लाख करोड़ रखे होते हैं आरबीआई ने कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आने वाले समय में भारत में पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए, इसलिए ये रिजर्व होता है। तो अभी देख ली इमरजेंसी सिचुएशन कैसे आई है कोविड-19 जैसे, तो अब ये पता चलता है कि रिजर्व अगर ना हो तो कितना बुरे हालत हो सकते थे देश के। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी भी सिचुएशन लग सकती थी अगर और थोड़ी देर लॉकडाउन लगा रहता तो यहां पर देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आरबीआई का गवर्नर गवर्नमेंट की बात नहीं मानता उसको डिसमिस कर देते हैं। ओके, जैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, जो रघुराम राजन थे उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में आए उर्जित पटेल, उनको प्रेशराइज किया कि 3 लाख करोड़ दो, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी जो आरबीआई के गवर्नर लगाए गए हैं वो गवर्नमेंट का ही एक बॉडी है। ओके, तो यहाँ पर वो उन्होंने जब वो गवर्नर बने तो 1.5 लाख करोड़ जारी कर दिया था उन्होंने भारत सरकार को। ओके, तो बिना किसी एजिटेशन के कि आप किस पद पर बैठे हो, आपने क्या काम करना हो, आप क्या काम कर रहे हो। ओके, तो यहां पर ऐसे सरकार करती है। ओके, बिना मतलब के फिर प्रेशराइज करती है पैसा जुटाने के लिए। तो ये सिचुएशन हो रही है सभी पूरी इकोनॉमी में। महंगाई अभी बढ़ सकती है आने वाले समय में, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर सरकार फोकस नहीं कर रही है। और आगे बात कर रहे हैं ऑथर की, ये जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो स्टिमुलस पैकेज 3 अभी अनाउंस किया गया है ना, तो यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। ओके, इससे मेकिंग इंडिया जो ये बात बोलेंगे सेल्फ रिलायंट बनाना है इंडिया को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया है इन्होंने पैसे बांटे हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कोविड वैक्सीन के लिए आर&डी के लिए 9 बिलियन रुपीस दे दिए, सब्सिडीज और लोन टू इंडियन कंपनीज फॉर इंपोर्ट सब्सिट्यूशन 102 बिलियन रुपीस दे दिए, लोन्स टू एक्सपोर्टर्स 30 बिलियन रुपीस दे दिए। ओके, रूरल एम्प्लॉयमेंट 100 बिलियन रुपीस दे दिए, हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर 180 बिलियन रुपीस दे दिए, सो वन। ऐसे तरह मतलब इस डायरेक्शन के ऊपर ये जा रहे हैं जहां पर सिर्फ वेस्ट है। ओके, यहां पर ये बात बोली गई, इट वुड बी वेस्ट ऑफ स्पेस टू गो ऑन विद द एफआर्म्स लिस्ट। ओके, द स्कीम्स आई हैव मेंशन्ड आर इनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ वेयर शी इज गोइंग। शी इज गोइंग मतलब जो हमारी निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस और जो है देश की इकोनॉमी को लेकर जा रही हैं, इसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। So what is so striking about her list is the length and the chaos. Okay, so Sitharaman has handed out money for merit schemes without any thought of priority and efficiency. So last में यही बात सिंपल बोली है कि लंबी चौड़ी लिस्ट इनके पास है कि कहां पर हमने यहां पर पैसा देना है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं बनाई हुई, कहां पर पहले देना है, कहां पर सबसे ज्यादा काम खराब है। जैसे होटल इंडस्ट्री है वो तो उठ ही नहीं पा रही, वहां पर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है कि हम जाएं होटल इंडस्ट्री में, वहां पर रूम बुक करें, जहां वहां पर स्टे करें। तो यहां पर सबसे खराब कारोबार चल रहा है, तो इसको सही करना है, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। ओके, तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है भारत का। ओके, सो हाउ डज द एफएम एंड हर गवर्नमेंट सी देम, कैसे देखते हैं ये पूरे देश को, कैसे इकोनॉमी को देखते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो यहां पर आखिर में यही बात बोल रहे हैं कि इनका मानना यही होता है, सोच यही होता है कि गवर्नमेंट का काम होता है फंड रिलीज करना और सब्सिडाइज करना, जितने भी तरह के अप्रोच उनके सामने आते हैं। ओके, एंड इफ वन फंड्स वन देन 10 विल गेट द आइडिया एंड अप्रोच वन। तो यहां पर सीधे सीधे यही बात बोल रहे हैं कि समझ नहीं है कि कैसे इकोनॉमी को चलाना है, इसके ऊपर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर सीधे बात बोला कि उन्होंने एफएम ने कौन सा, जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कौन सा अपनी पैसा यहां पर यूज करना है, गवर्नमेंट का पैसा है वहां पर उसे बखेरते जाओ, टैक्सेस के थ्रू आया है, ठीक है। मतलब यहां पर जो है अपने सैलरी के हिसाब के जो पैसा जो है इसको बांटते जाओ। ओके, देखो सिचुएशन, ये पैसा अनाउंस तो करते हैं, ये फिलहाल पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता, ये भी इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहां पर जो ऑथर ने बातें की हैं बिल्कुल सही है कि यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका जो रोल होता है बहुत अहम होता है। अगर यहां पर पत्रकार कोई उनको सवाल पूछता है ना तो वो गुस्सा कर जाते हैं, ये सही नहीं है। ओके, जो पर्याप्त डिसीजन है, पर्याप्त फैसले है वो उनको यहां पर देने चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा लूप होल देखने को मिलता है कि जो कारगुजारी है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की। ओके, यहां पर मैं कोई क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो
ऑथर जो यहाँ पर बात लिख रहे हैं, जो इन्होंने बातें बोली है, इन्हीं का मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जरूरी है कि अच्छी सोच, अच्छी अप्रोच लेकर चले। ठीक है, स्टिमुलस पैकेजेस चाहिए, ओके, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले किसको देना है, सबसे लास्ट में किसको देना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और फंड्स की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, आरबीआई को प्रेशराइज नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। आरबीआई के जरूर उसके पास रहने दो, वो आने वाले समय में काम आ सकते हैं, जैसे अभी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आए हैं। ओके, तो जितना आरबीआई के पास रिजर्व है, उससे एक स्टेटस पता चलता है किसी देश का कि हाँ उसकी बैकबोन कितनी स्ट्रांग है। फिर ही बाहर का इन्वेस्टर आएगा ना इन्वेस्ट करने। अगर किसी देश की बैकबोन ही स्ट्रांग नहीं है, बाहर का इन्वेस्टर क्यों आएगा? उसको पता है देश दिवालिया हो गया तो मेरा पैसा कहां जाएगा। ओके, तो ये सभी सिचुएशंस जो है देखनी होती हैं, उसको मेजर करना होता है, समझना होता है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।